नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जो रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो आप अपनी तैयारी और मजबूत कर लें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और उसी की रेस में हम लोग यहाँ पे जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो से कवर करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे के एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट पैटर्न के 2020 हो, 21 हो या 22 हो या 18 हो, 16 हो, तो वहाँ से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों को मिले हैं वहाँ से हम लोग सीधे लेकर आए हैं यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जो वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन आप ना तो लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें और लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे आने वाले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है प्राणी जगत के अंतर्गत कौन आता है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन वी यहाँ पे हो जाएगा। तो मेटाजोआ यह प्राणी जगत के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो इस तरह जंतु जगत जो चैप्टर है नया हमारा, तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ से किस तरह के उससे फैक्ट इसके क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैरोलस लीनियस ने प्राणी प्राणी जातियों के नामकरण हेतु एक द्विनाम पद्धति का विकास किया, जिस कारण कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आपको स्टार डाल के लिख लेना है यहाँ से कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो ये हम लोग कहते हैं कैरोलस लीनियस को। इसी क्वेश्चन के नीचे इसको स्टार डाल के लिख लेना है। यहाँ से अभी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो ये जो क्वेश्चन के फैक्ट दिए होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और आगे हो जाएगा कि प्राणी जगत को दो उपजंतु जगत में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा जगत और सेकंड हो जाएगा आपका मेटाजोआ जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सुकेंद्रीय एक कोशिकीय जीव आते हैं, जबकि मेटाजोआ जगत के अंतर्गत समस्त बहुकोशिकीय जीव आते हैं। तो ये जो फैक्ट दिए हैं क्वेश्चन के नीचे, इनको आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो यह आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें आपको बताना क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यह आपका हो जाएगा एनीमिलिया, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को एनीमेलिया समूह के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के फैक्ट क्या दिए हैं कि बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को एनामेलिया समूह के अंतर्गत रखा जाता है। इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप जगत के पौधों में पाया जाता है और एनामेलिया जंतु जगत का समूह है। तो इसको भी पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि किसके प्राणी अगतिशील होते हैं। तो यहाँ पे बताना है जो खाली स्थान आपका दिया गया है वहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, इन चार ऑप्शन में बताना है। तो यह आपका हो जाएगा पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के फैक्ट देखेंगे तो संघ पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पोरोस मतलब आपका हो जाएगा छिद्र तथा फेरा ये मतलब हो जाएगा धारण करना से बना है। अतः पोरीफेरा का मतलब हो जाएगा छिद्र को धारण करने वाला। इसके शरीर में असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इसीलिए इसको स्पंज के रूप में जाना जाता है। और रॉबर्ट ग्रांट द्वारा स्पंजों को जंतुओं में सम्मिलित किया गया और इनको पोरीफेरा नाम दिया गया।
तो इस तरह इस क्वेश्चन के ये फैक्ट हो जाएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और आपको फ्रेंड्स बता दूं, रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है, तो इन क्वेश्चनों को आपको इम्पोर्टेंट मान के ही चलना है और हो सके इनको नोट डाउन कर लेना और इसके नीचे इसी के फैक्ट जो हैं वो भी नोट डाउन कर लेना है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में रेलवे में सीधे यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत हेल्प करती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो हमें जो मॉक टेस्ट देते हैं वहाँ पे ये हमें बहुत हेल्प करती है। तो आप यकीन ना हो तो हमारी वीडियो में जाके जो भी कमेंट्स बच्चे देते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कितने हेल्पफुल रहते हैं ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और आप चाहें जो मॉक टेस्ट देना वहाँ पे ये देख लेना कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे ये फंसते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ये हो जाएगा सहायक कौन, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे सहायक कौन एक अचल होता है, यह एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़ा होता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फैक्ट देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो स्पंज जिसे हम लोग सहायक कौन कहते हैं, एक अमेरुदंडी पोरीफेरा संघ का एक समुद्र जीव है। यह मीठे एवं खारे पानी में पाया जाता है। यह जंतु कॉलोनी बनाकर अपने आधार से चिपके रहते हैं। यह एकमात्र ऐसे जंतु हैं जो चल फिर नहीं सकते। ये लाल व हरे आदि कई रंगों के होते हैं। इनका शरीर पौधों की तरह शाखा प्रशाखा युक्त होता है और इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे ऑस्ट्रिया कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको स्टार डाल के लिख लेना है। जिनसे होकर जल, ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थों का शरीर में प्रवेश होता है और जिनसे जल बाहर निकलता है उसे ऑस्कुलम कहते हैं। और साइकॉन यूप्लेक्लेक्टा ये हो जाएगा। और स्पोंजिला पोरीफेरा समूह के उदाहरण हैं। तो ये आपको जो 3 शब्द दिए गए हैं इनको आपको भी नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पे क्या भरना है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो श्वसनीय, उत्सर्जक तथा परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो यहाँ पे इन जो खाली स्थान दिया गया है क्या भरना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा स्पंज। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। तो स्पंज श्वसनीय, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो यह आपका सेंटेंस इस तरीका का हो जाएगा। हम लोग फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो स्पंज श्वसनीय, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज एक अमेरुदंडी पोरीफेरा समुद्री जीव है। यह मीठे एवं खारे पानी में पाया जाता है। यह जंतु निर्वहय बनाकर कर अपने आधार से चिपके रहते हैं। इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे ऑक्सीजन व भोज्य पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है। और यही सब हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में फैक्ट पढ़ा था, सेम यहीं पे हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि जीव विज्ञान में स्पंज क्या है। तो अभी बार बार एक शब्द आ रहा था जिसका नाम था स्पंज, ये शब्द था। तो ये जीव विज्ञान में इसका क्या अर्थ हो जाएगा। तो यह एक प्रकार का पशु होता है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ये एक प्रकार का पशु होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये देख सकते हैं आप आरआरबी जेईई में 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो कितनी बारीकी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो जो स्पंज होता है यह एक प्रकार का पशु होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगले प्रश्न से पहले एक नई हमारी चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, जिसका नाम हो जाएगा सिलिट्रेंट्रा। तो इस यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर से क्वेश्चन हो जाएगा कि खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन आपके हो जाएंगे, ए आपका दिया रखा है गार्नेट, बी आपका हो जाएगा ऑनिक्स और सी ऑप्शन हो जाएगा मदर ऑफ पर्ल और डी आपका हो जाएगा ओपल। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से 2021 में पूछा गया था एनटीपीसी में क्वेश्चन।
तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा यह मदर ऑफ पर्ल, तो इसको मदर ऑफ पर्ल कहते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फैक्ट इसके हो जाएंगे कि खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है को मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसे घोंघा वर्ग के प्राणी बनाते हैं। तो ये भी आपको स्टार डाल के इसी क्वेश्चन के नीचे पॉइंट लिख लेना है, इसे घोंघा वर्ग के प्राणी बनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं को दो परतों से बना है। तो इन चार ऑप्शन में बताना किसका शरीर दो कोशिकाओं की परतों से मिलकर बना है। तो यह आपका हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रा, इसमें कोशिकाओं की दो परतें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो हाइड्रा सिलिट्रेटा संघ का एक जीव है। यह जीव अरीय, सममित तथा द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात बाहरी एपिडर्मिस स्तर तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस, इनमें अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन होता है और इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले आपका एएलपीएन टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ जो 2018 में हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे वहाँ पे एक सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको विश्वास ना हो तो इस क्वेश्चन से अंदाजा लगा लीजिए आप कि रेलवे सबसे पहले अपना कितने क्वेश्चन आपको रिपीट करती है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो आप यहाँ से समझ लेना कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रा जीव पुनर्जनन और मुकुंद द्वारा प्रजनन कर सकता है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसके हम लोग फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। हाइड्रा मुख्यतः तालाब, पोखर, झील एवं गड्ढों आदि के जल में जलीय पौधों या वस्तु से चिपके रहते हैं। यह कभी कभी प्रचलन भी करता है। यह निडेरिया अथवा सिलेंट्रेट्रा संघ का जंतु है। तो ये भी आपको याद रखना है। और हाइड्रा जंतु पुनरुद्भवन या पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा शरीर का गोल, लंबा तथा लचीला होता है। इसके दूरस्थ भाग पर शंक्वाकार मुखाधार होता है और मुखाधार पर तारे सदृश मुख छिद्र होता है। मुखाधार के चारों ओर 6 से 10 की संख्या में स्पर्शक होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और आगे आपका हो जाएगा कि स्पर्शक हाइड्रा को प्रचलन व शिकार करने में सहायता करते हैं। तो ये भी आपको ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो अभी हम लोग फैक्ट जो पढ़े थे वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ से। तो फैक्ट भी आपको ये नोट डाउन कर लेना है हो सके तो क्वेश्चन के नीचे, क्योंकि रेलवे है ये फैक्ट से भी वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लेती है सेम जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जो फैक्ट पढ़ा था तो वहाँ पे हमने लोग एक फैक्ट पढ़ा था कि मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन करता है, तो ये आपका हो जाता है हाइड्रा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो क्वेश्चन पढ़ें उसके नीचे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी नोट डाउन कर लिया करें। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि हाइड्रा प्रजनन करता है, तो यह आपका हो जाएगा मुकुलन के द्वारा। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था तो ये देख सकते हैं पहले 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पूछा गया, फिर सेम क्वेश्चन एएलपी में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये देख सकते हैं आप रेलवे कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, तो ये होता है हाइड्रा में। तो ये देख सकते हैं कितने रिपीट क्वेश्चन होते हैं ये। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। तो अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो किसका बना होता है, ये होता है सिलिट्रेट का। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सिलिट्रेट का
कोशिका की दो परतों से ये इसका शरीर बना होता है। तो सिलिटेट का शरीर कोशिका की दो परतों से बनता है और जिसकी पहली परत बाह्य स्तर और दूसरी परत अंतः स्तर होती है और दोनों के बीच एक अकोशिकीय पदार्थ जिसे बोलते हैं मध्य श्लेष होती है। सिलिट्रेटा एक बहुकोशिकीय जंतु है। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा एग्जाम्पल हाइड्रा। तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा हाइड्रा। तो यहाँ से क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रा में कितनी परतों से मिलकर इसकी कोशिका बनी होती है। तो ये आपकी 2 से मिलकर बनी होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाइड्रा या स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं पुनर्जनन के क्रिया के द्वारा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। तो चाहे हाइड्रा हो या स्टारफिश हो या प्लेनेरिया हो, यह पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। यदि किसी कारण वंश जीव क्षत विच्छत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा हाइड्रा तथा प्लेनेरिया। और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनरुद्भवन कहलाती है या पुनर्जनन प्रक्रिया यह कहलाती है। तो इस तरह ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिपोब्लास्टिक नहीं है? तो ये जो जानवर है कौन सा इसमें हो जाए नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा जेलीफिश। तो ये जेलीफिश ये नहीं होगा, बाद बाकी केंचुआ भी हो जाएगा और एस्केरिस हो जाएगा, प्लेनारिया ये भी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से नहीं जो कि हमें पूछा गया था। तो इसके फैक्ट हो जाएंगे कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होती हैं तथा यथा बाह्य एक्सोडर्म तथा आंतरिक एक्सोडर्म वे द्विस्तरीय कहलाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा स्पंज और सिलेट्रेंट और टीनोफोर। तो ये आपके हो जाएंगे, इनको आपको याद रखना है। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीसोडर्म होता है उसे त्रिस्तरीय कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये। तो आप चाहें इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, चाहे इस क्वेश्चन के नीचे आप नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो ये हम लोग अभी पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। ये हो जाएगा आपका हाइड्रा। तो हाइड्रा यहाँ से पुनर्जनन क्रिया कर सकता है। तो फैक्ट में सेम वही चीज़ रिपीट हुई है, तो कोई खास नहीं है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है। इसमें हो जाएगा आपका हाइड्रा। ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हमारा है कि कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या है? यहाँ पे बताना है। तो कलिका द्वारा नया जीव यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रा। तो क्वेश्चन आपको देख लिए, यहाँ से देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन घुमा के यहाँ से पूछा गया है। अभी तक हाइड्रा से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कलिका द्वारा विकसित नया जीव ये आपका हो जाएगा हाइड्रा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि विल्डिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है। इसमें भी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हाइड्रा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका घुमा के यहाँ से पूछा गया है। अब हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम हो जाएगा प्लेटीहेल्मिथेन्ज। तो यह एक नया चैप्टर हो जाएगा। यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हम लोग देखेंगे। तो जानवरों के किस फाइलम को प्लेटवर्म, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चपटे कृमि भी कहा जाता है। तो यह आपके हो जाएंगे प्लेटीहेल्मिथेन्ज। तो इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे। तो यहाँ से इसके फैक्ट देखेंगे हम लोग क्या हो जाएंगे। तो ये जो नया संघ है
प्लेटीहेल्मिथीन्स के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? पहला हो जाएगा यहाँ से कि इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है परंतु देह गुहा नहीं पाई जाती। सेकेंड हो जाएगा कि पृष्ठ आधार तल से चिपटा शरीर होने के कारण इन्हें फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। थर्ड आपका हो जाएगा कि इनमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है एवं उत्सर्जन फ्लैम कोशिकाओं द्वारा होता है। फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा कि इनमें कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते। और फिफ्थ आपका हो जाएगा कि ये उभयलिंगी होते हैं। तो जैसे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और फीता कृमि, ये आपके हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन के फैक्टर है, इनको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो कौन से जीव यहाँ पे हो जाएगा या जानवर हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा प्लेनेरिया। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसके नेत्र बहुत छोटे होते हैं, जिनमें सिर्फ आपका होता है नेत्र बिंदु बहुत मामूली सा होता है। तो हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। प्लेनेरिया जंतु जगत के संघ प्लेटीहेल्मिथीन्स में इसका सदस्य हो जाएगा, जिसे इस वर्ग का टर्बुलेरियन में रखा गया है। प्लेनेरिया में नेत्र धब्बे, जिसे ओसेली कहा जाता है, जो प्रकाश की तीव्रता का पता लगाते हैं। नेत्र धब्बे फोटो रिसेप्टर के रूप में कार्य करते हैं और प्रकाश स्रोतों से दूर जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि किस नामक एक फ्लैट वर्म में बहुत सामान्य आँखें होती हैं, जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन जो देखा था, जिसमें आंसर हो जाएगा आपका, जो हम लोग यहाँ से देखा था, प्लेनेरिया। ये बहुत छोटा जंतु होता है, जिसमें बहुत एक छोटी आँख होती है, सिर्फ उसे दिखाई देता है मामूली सा। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन में भी आपका दिया रखा है कि ऑप्शन बी यहाँ पे है प्लेनेरिया, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे अंतः परजीवी का एक एग्जाम्पल आपको बताना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है कि फीता कृमि, तो यही आपका अंतः परजीवी का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमें मिल गया है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2019 में आरआरबी जेईई में पूछा गया था। तो अंतः परजीवी का एक उदाहरण फीता कृमि है। जब अतिथि परपोषी की अंतः सतह या भीतर रहता है तो उसे अंतः परजीवी कहते हैं। तो यह डेफिनेशन भी आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेनी है। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, टेप वर्म फाइलम किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ये जो शब्द नया आया है टेप वर्म फाइलम, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह हो जाएगा प्लेटीहेल्मिथीन्स से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसके फैक्ट देखेंगे। तो प्लेटीहेल्मिथीन्स शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द प्लेटी बराबर आपका हो जाएगा फ्लैट तथा हेल्मिथीज ये हो जाएगा वर्म से मिलकर बना है। और यह जो शब्द दिया है आपका, इसका अर्थ हो जाएगा कि चपटे कृमि होता है। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं और टेप वर्म फाइलम और प्लेटीहेल्मिथीन्स से संबंधित हैं। ये प्रोटोस्टोमी होते हैं परंतु इनमें देह गुहा नहीं होती है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं एक नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम हो जाएगा आपका एसके हेल्मिथीज। तो ये भी चैप्टर इसी से रिलेटेड हो जाएगा जो हम लोग पिछला अभी चैप्टर पढ़ा था। तो यहाँ से रेलवे के किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये खालिस्तान दिया गया है और एस्केरिस का साधारण नाम है। तो यहाँ पे इन चार ऑप्शन में क्या आपको फिल करना है, भरना है यहाँ पे खालिस्तान पर। तो यहाँ पे राउंड वर्म एस्केरिस का एक साधारण नाम होता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ से हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे।
तो राउंड वर्म एस्केरिस का साधारण नाम है और एस्केरिस स्तनियों की आंत का एक पोषदीय परजीवी होता है। एस्केरिस लुबिक्वालिएसिड मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है। अब यहाँ से एक नया चैप्टर अगला हो जाएगा एनीलिडा। तो एनीलिडा से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपका एक नया चैप्टर हो जाएगा और आज के वीडियो का यह है लास्ट चैप्टर। बाकी इस क्वेश्चन यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे आगे के। तो ये हो जाएगा आज का क्वेश्चन कि किसका उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आ जाएगा केंचुआ में। तो हम लोग जो कंपोस्टिंग जो खाद या ये चीज़ें बनाते हैं इसका उपयोग करते हैं। तो इसका क्वेश्चन देख सकते हैं 2022 में ये लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसके हम लोग देखेंगे फैक्ट क्या हो जाएंगे। तो केंचुओं का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है और वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है और यह केंचुआ द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और यदि नए चैनल पर जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स आज के वीडियो में एक हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक आपको फैक्ट देंगे या एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे जो आपको बताना है कि कमेंट में कि वर्मी कल्चर किसका उपयोग किया जाता है। तो वर्मी कल्चर में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल के एक नए वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद।